चेहरे हैं, उन चेहरों में से एक हमारे साथ इस वक्त द वायर के स्टूडियो में इकरा हसन मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा, आप स्टूडियो में यहाँ पर आई और मैंने कहा कि आप जो राहत लोग महसूस कर रहे हैं आप उस एक राहत का चेहरा हैं, क्योंकि जिस तरह की एक डाइवर्सिटी की उम्मीद की जाती है, नरेंद्र मोदी ने बहुत ही हिंदुत्ववादी, बहुसंख्यकवादी, काफ़ी हद तक फाशीवादी एक तरह से राष्ट्र बनाने की कोशिश की। ऐसे में एक युवा मुस्लिम लड़की एक सांसद चुन के आती है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मेरे लिए गर्व की बात है और जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर 2014 के चुनाव से पहले नफ़रत की एक फसल बोई गई थी और जिसको कई बार काटा गया। लेकिन इस बार वहाँ पर जिस तरीके से एक भाईचारा बनकर उभरा है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आती हूँ, आप किसी एक समुदाय के बेस पर वहाँ पर चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो मेरी जीत अपने आप में ये परिणाम है कि हमें सब समाज से, 36 बिरादरी से वोट मिला है। तो जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये अहम है कि हमारे यहाँ पर जो भाईचारा बना है, तो वो मेरे लिए बड़ी जीत है और यही कोशिश रहेगी कि इसको हम बरकरार रख सकें और मजबूत कर सकें। आप कह रही थी कि आपका इस तरह से स्टूडियो में एक फॉर्मल सिट डाउन पहला इंटरव्यू है। जी, कैसे महसूस कर रही हैं? थोड़ा नर्वसनेस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, इकरा हसन का एक बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू में आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जिस वक्त इकरा हसन से एंकर ने कुछ सवाल किए तालीम को लेकर, रोज़गार को लेकर और लोगों की परेशानियों को लेकर, तो उस वक्त इकरा हसन ने एंकर का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। इकरा हसन ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो गरीबों की मदद करेंगे, तालीम पर जोर देंगे और परेशान हालों की मदद करेंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, इकरा हसन का इंटरव्यू बागौर समात करते हैं। आइए जरा इस इंटरव्यू पर आप लोग नजर कीजिए। इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आपके ऊपर क्या आरोप लगा सकते हैं कि आप भी एक डायनेस्ट हैं? I don't mean to justify it in any way, but I would like to acknowledge it। है ऐसा और इसी के तहत मुझे ये प्लेटफॉर्म भी मिला है। आपका इंग्लिश कनेक्शन है, वो किस तरह के लोगों से बनेगा? जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उस क्षेत्र में 36 बिरादरी हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं, मजहब के, जाति के। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं 36 बिरादरी रिप्रेजेंट करूँ। एक हिंदू व्यक्ति अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो एक मुसलमान भी सभी जातियों को, सभी धर्म को, समाज के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है इंसाफ के साथ। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम चाय खाना, जो चुनाव के दौरान हमने शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की। अब चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। कि जिस तरह के एक बहुसंख्यकवादी हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे जा रहा था भारत देश, उससे एक तरह से लगता है छोटा सा एक यू टर्न ज़रूर भारत ने लिया है। एक राहत की सांस इसलिए भी महसूस की जा रही है कि एक व्यक्ति, एक धर्म और एक तरह के कल्ट के आधार पर जो राजनीति को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, उससे भी एक राहत मिल रही है। लेकिन इस राहत के कई चेहरे हैं, उन चेहरों में से एक हमारे साथ इस वक्त द वायर के स्टूडियो में इकरा हसन मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा, आप स्टूडियो में यहाँ पर आई और मैंने कहा कि आप जो राहत लोग महसूस कर रहे हैं आप उस एक राहत का चेहरा हैं, क्योंकि जिस तरह की एक डाइवर्सिटी की उम्मीद की जाती है, नरेंद्र मोदी ने बहुत ही हिंदुत्ववादी, बहुसंख्यकवादी, काफ़ी हद तक फाशीवादी एक तरह से राष्ट्र बनाने की कोशिश की। ऐसे में एक युवा मुस्लिम लड़की एक सांसद चुन के आती है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मेरे लिए गर्व की बात है और जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर 2014 के चुनाव से पहले नफ़रत की एक फसल बोई गई थी और जिसको कई बार काटा गया। लेकिन इस बार वहाँ पर जिस तरीके से एक भाईचारा बनकर उभरा है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आती हूँ, आप किसी एक समुदाय के बेस पर वहाँ पर चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो मेरी जीत अपने आप में ये परिणाम है कि हमें सब समाज से, 36 बिरादरी से वोट मिला है। तो जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये अहम है कि हमारे यहाँ पर जो भाईचारा बना है, तो वो मेरे लिए बड़ी जीत है और यही कोशिश रहेगी कि इसको हम बरकरार रख सकें और मजबूत कर सकें। आप कह रही थी कि आपका इस तरह से स्टूडियो में एक फॉर्मल सिट डाउन पहला इंटरव्यू है।
जी। कैसे महसूस कर रही हैं? थोड़ा नर्वसनेस है, पर अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोग हैं तो आई डोंट फील एनी अच्छा प्रेशर। लग रहा है। आपकी भाषा और एक स्टाइल एक कहीं कभी लगता है एक बहुत मजा हुआ पॉलिटिशियन है, तो कहीं लगता है कि एक मासूम सी युवा लड़की है जिसको कॉलेज से उठाकर सीधे कह दिया कि अब तुम पार्लियामेंट जाओगी। इन दोनों के बीच में कैसा महसूस कर रही हैं आप? जब शपथ ले रही जी। थी तो कैसे मन में भावनाएं और दिमाग में किस तरह के सवाल आ रहे थे? बहुत उस वक्त बहुत नर्वसनेस भी थी, क्योंकि देश के इतने बड़ा मंच था वो, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, हाँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा इदारा है। तो वहाँ बड़ी पर पंचायत है। ये था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जी। जो मैं ग्रहण कर रही थी उस वक्त, तो उस वक्त उसका बड़ा एहसास हुआ। लेकिन खुशी भी थी कि हमारा जो विपक्ष है इस बार मजबूत है वहाँ पर, और सभी लोग एक दूसरे का साथ दे रहे थे, और एक यूनिटी जो देखने को मिली, तो उससे काफ़ी साहस भी मिला। इस बार मुझे लगता है पार्लियामेंट सेशन, जैसा कि और जो हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पिछली बार भी रहे हैं, वो लोग कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छे टाइम में आए हो। इससे पहले विपक्ष को बिल्कुल दबा के रखा हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वैसा नहीं होगा, और उसी तरीके से हमें महसूस भी हो रहा है। बहुत सारे गंभीर सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अच्छा। बहुत सारे गैर गंभीर सवाल, जी। गैर संजीदा सवाल भी आपसे पूछूंगी, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ सुनते पर रहिए, ये मजा तो आएगा। ज़रूरी है पूछना कि आप क्या पॉलिटिक्स लेकर आ रही हैं। आप एक पॉलिटिकल विरासत भी लेकर आ रही हैं अपने साथ, लेकिन साथ साथ आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? आपका योगदान क्या होगा पॉलिटिक्स में? बहुत सारे दर्शकों को पहले से ही पता है, इनके ऊपर कई कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। आपको फिर से बता देते हैं कि यहाँ लेडी श्री राम कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इक़रा पढ़ा करती थी। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चली गई, वहाँ स्वेस में पढ़ाई कर रही थी। मैं ये भी सुन रही थी, पढ़ रही थी कि आप तो पीएचडी करना चाहती थी। आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया? हाँ जी, मास्टर्स कंप्लीट हो गया था, और एनरोल करना था पीएचडी में, जिसका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट हो गया था। बट फिर वो PhD सेकेंड करनी वेव थी। ऑफ कोरोना थी, तो मुझे घर आना पड़ा। और घर आने के बाद ही मेरे परिवार पे, मेरे भाई पे, जो कि विधायक हैं कैराना से अभी, उन पर मुकदमा लगाया गैंगस्टर एक्ट का। मेरी मम्मी पर, वो पहले सांसद रह चुकी हैं, उन पर मुकदमा लगाया, और हम 3 ही लोग हैं परिवार में। तो जब घर में दोनों लोग मुकदमे से परेशान होकर अच्छा। घर से उन्हें जाना पड़ा, तो घर की जिम्मेदारी, और क्योंकि मेरे भाई का टर्म भी बचा हुआ था विधायकी का, तो उसकी भी जिम्मेदारी दोनों संभालने के लिए मुझे रुकना पड़ा, और इसी कारण पीएचडी नहीं हो पाई। तो वो ऐसे मेरी एंट्री हुई थी, बहुत फेवरेबल अच्छा। परिस्थितियों में नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जब लड़ते रहे बहुत मजबूरी थी। लंबे वक्त तक, तो एहसास हुआ कि जब इतनी लड़ाई चल ही रही है, तो वाई नॉट डू इट ओपनली, और वाई नॉट फाइट इट आउट विद बीजेपी ओपनली। तो तब मैंने ये फ़ैसला किया। लगभग 2-3 साल मुझे हो गए हैं 2021 से ग्राउंड पर रहते हुए, और अब आज ये मौका फिर पार्टी ने भी दिया। और क्योंकि लगातार हमारा स्ट्रगल लीगली, चाहे कह लीजिए या अपने क्षेत्र में कह लीजिए, चल ही रहा था बीजेपी से, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मौका मिल रहा है तो अब इस मौके का सही इस्तेमाल करने का। आपके क्षेत्र के बारे में मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। इत्तेफाक से जिस क्षेत्र से आप हैं, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं भी आती हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। इसके अलावा सवाल ज़रूर पूछूंगी, लेकिन 1-2 सवाल पहले आपकी निजी और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों जिस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं उनको देखते हुए, तो आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी वहाँ से कर रही थी? मास्टर्स आपका किस सब्जेक्ट में था? और अगर ये हालात नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते हैं इस बात को कि आपके दादा, आपके पिता, आपकी मदर सभी सांसद रहे हैं, तो आप एक पॉलिटिकल फैमिली से तो आती हैं, तो क्या ये भी आपकी डेस्टिनी भी यही होने जा रही थी? शायद अब हो गई है, तो पर मुझे कभी लगता नहीं था कि ये होने जा रही है। मैंने दूसरी राह अपने लिए चुनी थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और मंजूर था और यहीं पे आना पड़ा। लेकिन मैं पीएचडी कर एकेडमिक्स में जाना चाहती थी। अच्छा। और फिर जैसी परिस्थितियां बनी उस हिसाब से फिर राजनीति में आना पड़ा। तो अगर हालात ऐसे ना होते तो शायद आज मैं राजनीति में कर आना रही पड़ा होती या कर चुकी होती, तो और पीएचडी कहीं कर ना लेती। कहीं मैं पढ़ाने में दिलचस्पी और रख रही सब्जेक्ट थी। आप क्या सोच रही थी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ही था मेरा, क्योंकि हमेशा मुझे राजनीति में दिलचस्पी रही है, बहुत नज़दीक से देखा है, लेकिन पार्टिसिपेटरी इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। तो जो हमारा वोटिंग सिस्टम है,
वो मेजॉरिटेरियनिज़म को काफ़ी बढ़ावा देता है, और इससे काफ़ी जो पिछले 2 टर्म की, अगर आप 2014 के बाद जो राजनीति में तब्दीली आई है, तो मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ने भी किया है। तो मेरी थीसिस उसी पर थी कि इफ़ वी चेंज दैट देयर विल ऑल्सो बी अ डिक्रीज, दैट वाज माय हाइपोथेसिस कि देयर विल ऑल्सो बी अ डिक्रीज इन हेट स्पीचेस, क्योंकि जिस तर्ज पर हमारा प्रेसिडेंट इंग्लिश कितनी शानदार तो मेरी ये हाइपोथेसिस थी कि अगर उस तर्ज पर ही हम अपने लोकसभा के आम चुनाव भी करें, तो इससे अगर मुझे किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं मिल रहा है, तो सेकंड प्रेफरेंस वोट लेने के लिए मैं ऐसी बात कहूँगी जो सबके मन को भाए, ना कि सिर्फ एक किसी समुदाय के मन को भाए। तो ये मेरी ब्रॉडली हाइपोथेसिस थी, पर वो मैं कभी कर नहीं पाई। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस, आप थ्योरी सोच रही थी, आपको प्रैक्टिस का मौका मिल गया। क्या ज़िंदगी ने अगर फिर से मौका दिया तो क्या इसको पूरा करेंगी आप अपनी पीएचडी के ख्वाब? बिल्कुल मेरा पूरा इरादा है, और इंशाल्लाह भी ज़िंदगी जितनी भी है तो मुझे उम्मीद है कि उसमें मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर इसको पूरा करना चाहूँगी। अब आपके इलाके पे कुछ सवाल मैं पूछ लेती हूँ। ये एक ऐसा इलाका रहा है, जैसे मैंने कहा कि एक तरह से उत्तर प्रदेश के सीने पर ज़ख्म की तरह ये पूरा जो जाट बेल्ट से हम कहते हैं कैजुअली, वो रहा है। लेकिन ये वही धरती, वही ज़मीन है जहाँ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और कल्चरली भी देखें अगर आप, तो ये बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है ये कह पाना कि ये हिंदू जाट है, वो मुसलमान जाट है। उनके खाने पीने के तरीक़े, उनका रहने सहने का तरीक़ा, उनकी बातचीत, उनकी भाषा। लेकिन किस तरह से जो भगवा ताकतें थीं, उन्होंने 2013 में, यानी अब से 1 दशक पहले की बात हम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाया, जाट को जाट से लड़ाया, एक दूसरे को पड़ोसी से लड़ाया 1 दशक के बाद। और हमने देखा कि इसका लगातार जो इसकी राजनीतिक फसल थी, दुश्मन बना दिया, वो बीजेपी काटती रही। इसमें कई सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या बदला 2024 के चुनाव में जो 2019 में नहीं था? इससे पहले चली जाती हूँ, 2014 में नहीं था, 19 में नहीं था, 22 में नहीं था, और ये चौथा इलेक्शन था 2024। इसमें देखिए बदलाव यही था कि लोग अब इस काट की राजनीति से उभर चुके थे, क्योंकि कुछ फ़ायदा, कोई लाभ, डबल इंजन की सरकार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन उन सबसे ज़्यादा भी अगर कोई अहम बात थी तो वो किसानों की थी। मुझे लगता है ये खाई जो बनाई गई थी, ये किसानों के बीच में बनाई गई थी, और इसको भरने का काम भी किसानों ने किया है, क्योंकि किसान हमारे क्षेत्र में, वेस्टर्न यूपी में, जैसा आप जानते हैं, हर समाज से, हर मज़हब से, हर जात से आपको किसान मिल जाएंगे वहाँ पर। तो वो अपने आप में एक यूनिफाइंग फैक्टर हो जाता है। और जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, और उनको कोई भी ऐसी योजना उनके लिए नहीं बनाई जा रही है। कहते बहुत हैं कि दुगनी आय कर देंगे किसानों की, एमएसपी दे देंगे, लेकिन अब तक कुछ डिलीवर नहीं किया है सरकार ने। तो जो किसान आंदोलन हुआ था, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपस में जो वहाँ पर ये खाई को भरने का जिसने काम किया है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में, अगर हम क्षेत्र की इकोनॉमी की बात करें, सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ पर किसान हैं। और जब सभी एक समस्या से जूझ रहे हैं, किसी की भी पेमेंट टाइम पर नहीं हो पा रही है, तो फिर आप कहीं ना कहीं साथ आते हैं, और आपको एक रियलाइजेशन होती है कि हमें आपस में भिड़ा कर हमारे मुद्दों से हटाया जा रहा है। तो यही रियलाइजेशन इस बार लोगों को, मुझे लगता है, बहुत अच्छे तरीके से हुई, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसको जाता है। वाकई क्या इतना आसान था कि लोग अचानक 10 साल बाद नफरत से थक गए थे और इसलिए वो? प्यारे दोस्तों, तो ये था इकरा हसन का छोटा सा इंटरव्यू जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इकरा हसन इंटरव्यू दे रही थी और किसानों के मुद्दे को लेकर एंकर के सामने बातचीत कर रही थी, और कह रही थी कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों के मामले पर बिलखुसूस तवज्जो देंगे। जो किसानों को वक्त पर उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है, हम किसानों के बारे में सोचेंगे ताकि किसानों की समस्याएं दूर हों, और तालीम पर हमें जोर देना है, और गरीब तबके पर हमें जोर देना है। इकरा हसन ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक बिरादरी के लोग नहीं हैं, बल्कि 36 बिरादरी के लोग हमारी सीट पर आते हैं।
तो यहाँ पर एक बिरादरी से इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है, बल्कि सारे लोग जब मिलकर वोट देंगे तभी जीत हासिल हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, इकरा हसन को एक बड़ी तादाद ने वोट दिए। 2024 के इलेक्शन में इकरा हसन कामयाब हुई, ये सारे लोगों ने देख लिया। बहरहाल तो ये इंटरव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आपका भाई शहादत हुसैन। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।